वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन के सूचना प्रौद्योगिकी कारकों की चर्चा की, उनका अध्ययन किया। आज हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से सिद्धांत हैं और वो किन किन विचारकों के द्वारा, समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं और समाज में किस प्रकार से उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले है जैविकीय और जननांकीय सिद्धांत। जैविकीय और जननांकीय सिद्धांत। यदि हम जैविकीय सिद्धांतों के बारे में जानें तो जैविकीय सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं को जैविक के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के आधार पर ही अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है और अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, और ये विशेषताएं, ये गुण हमें अपने माता पिता से वंशानुक्रमण में प्राप्त होती है। जो जैविकीय तथ्य हैं, जैविकीय तथ्य ही जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कैसी होगी, योग्यताएं कैसी होगी, विवाह की आयु, प्रजननता, हमारा शारीरिक गठन आदि जो हैं वंशानुक्रमण और जैविकीय तत्वों से ही प्रभावित होते हैं। किसी समाज की जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु, इन सब को भी जैविकीय कारक प्रभावित करते हैं। ये तथ्य किसी न किसी रूप में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित 3 जैविकीय सिद्धांत यहाँ पे है। वंशानुक्रमण का सिद्धांत, प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत और स्वावयवी उद्विकास का सिद्धांत। तो पहले चर्चा करते हैं वंशानुक्रमण के सिद्धांत के बारे में। देखिए, वंशानुक्रमण का एक प्राणीशास्त्रीय पक्ष है जिसका अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। जेनेटिक्स के आधार पर ही हम व्यक्ति के विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं। कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, अस्वस्थ है, कमज़ोर है, लंबा है, छोटा है, ये क्यों है? इसका संबंध वंशानुक्रमण से जोड़ा जाता है और ये माना जाता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही उनकी संतानें होगी। बच्चों में उनके माता पिता और परिवारजनों के लक्षणों की खोज की जाती है और समानता और असमानता प्रकट की जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों में माता पिता से भिन्न लक्षण मिलते हैं, जैसे माता पिता तो काले हैं लेकिन संतान गोरी हो जाती है। तो यह भी भ्रांति पैदा होती है कि संतान के माता पिता कोई और हैं। होता है, नहीं होता? किंतु ऐसे विचार हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि संतानों में माता पिता के भिन्न गुणों के पाए जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वंशानुक्रमण द्वारा माता पिता और संतानों के बीच पाए जाने वाले शारीरिक संबंधों को ज्ञात किया जाता है। शारीरिक संबंध को वंशानुक्रमण को लेकर जिस पर कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से विभिन्न पीढ़ियों का प्रत्येक कार्य माता पिता से उनके बच्चों में जैविक और मानसिक विशेषताओं या गुणों के रूप में संचरित होना ही वंशानुक्रमण है। साधारण शब्दों में कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुणों का, विशेषताओं का, उनकी जो कार्यक्षमता है, इन सब का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना, संचरित होना ही वंशानुक्रमण कहलाता है। देखिए, अब बात ये आती है कि माता पिता की विशेषताएं किस शारीरिक प्रक्रिया द्वारा संतानों में पहुंचती है। तो अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक प्राणी में अपने ही समान प्राणी उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
यह शक्ति छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े बड़े प्राणियों में होती है। उत्पादन की क्रिया और वंशानुक्रमण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले शरीर रचना को समझना चाहिए कि शरीर रचना क्या है। तो शरीर रचना में सबसे पहले हम बात करते हैं कोष्ठक की, जो सेल्स होते हैं। देखिए, शरीर की जो है सबसे जो छोटी इकाई है वो सेल होती है, कोष्ठ जिसे बोलते हैं। तो इन सेल से ही तंतुओं के अंगों के संस्थान और संस्थान से मिलकर शरीर की रचना होती है। कई सारी जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में सेल्स जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। सभी सेल्स का ढांचा, स्वरूप और आकार भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें मौलिकता समानता पाई जाती है। प्रत्येक सेल की रचना प्रोटोप्लाज्म से होती है। जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी इंटर में, वो ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। प्रोटोप्लाज्म से बनती है प्रत्येक जो सेल होती है, और प्रत्येक सेल के दो भाग होते हैं, कोशारस और नाभिक। देखिए, जो कोशारस होता है वो एक चिपचिपा अंडे की जर्दी की तरह होता है, और इस कोशारस के अंदर ही एक नाभिक होता है जो एक बुलबुले के समान तैरता हुआ दिखाई देता है। और ये नाभिक इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे माइक्रोस्कोप से भी बहुत ही कठिनाई से देख पाते हैं। इसके बाद है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स जिसे बोलते हैं। देखिए, प्रत्येक नाभिक में दानेदार लंबे रेशे के आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और मनुष्य में इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये प्राणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वंशानुक्रमण के तत्व इन्हीं के अंदर छिपे हुए होते हैं। इन गुणसूत्रों के माध्यम से ही संतानों में माता पिता के गुण पहुंचते हैं। इसके बाद है वाहक अणु। वाहक अणु को बोलते हैं इंग्लिश में जीन्स। आप लोग जीन्स ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, जीन्स क्या होते हैं। देखिए, जितने भी गुणसूत्र होते हैं उनमें दाने के आकार के असंख्य वाहक अणु होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये अपनी प्रतिलिपि स्वयं ही बना लेने में गुणसूत्रों को योगदान देते हैं, और ये जीन्स ही व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का निर्माण करते हैं। शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, उनका निर्माण भी वाहक अणुओं द्वारा किया जाता है। और ये जो वाहक अणु हैं ये ही मनुष्य के गुणों और अवगुणों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा माता पिता की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों तक पहुंचती हैं। देखिए, गुणसूत्र जो है वो हमें जन्म के समय मिले, हमारे प्रत्येक अंग में व्याप्त हैं, और वे ही हमारे शुक्र कोष्ठ और अंडकोश में भी होते हैं, जो कि हमारी संतानों को भी मिलते हैं। इस प्रकार से हमारी संतानें भी इन्हें अपनी संतानों को देती है, और ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो गुणसूत्र में वाहक अणु होते हैं वे ही हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अतः इस प्रकार से स्पष्ट है कि वंशानुक्रमण वे गुणसूत्र या वाहक अणु है जो माता पिता द्वारा संतानों को मिलते हैं, और वाहक अणु ही व्यक्ति के लक्षण निर्धारित करते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि वंशानुक्रमण वे लक्षण है जो माता पिता वाहक अणु और गुणसूत्रों के द्वारा अपनी संतानों को देते हैं। देखिए, वंशानुक्रमण का सिद्धांत जो है वो मेंडल ने भी दिया। मेंडल कहता है कि एक ही माता पिता की संतान में शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं होना संभव है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा होता है
वाहक अणुओं के कारण, जीन्स के कारण ऐसा होता है। यदि माता पिता के जीन्स प्रबल है तो उनके लक्षण उनकी संतानों में उसी प्रकार से पहुंचते हैं, और यदि वे जीन्स कमज़ोर हैं, गौण हैं, तो माता पिता के जो लक्षण हैं वे बच्चों में नहीं पहुंच पाते, उनसे अलग लक्षण बच्चों में दिखाई हमें पड़ते हैं। कभी कभी जो है जलवायु संबंधी परिवर्तनों के कारण भी जीन्स के संयोग में परिवर्तन हो जाता है, और ऐसे परिवर्तन को उत्परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप भी काफ़ी लोगों के व्यवहार, तौर तरीके, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रेरणाएं, इनमें परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, और कालांतर में इससे सामाजिक संरचना में भी बदलाव आता है और सामाजिक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अतः स्पष्ट है कि जैविक विशेषताएं सामाजिक परिवर्तन लाने में काफ़ी योगदान देती हैं। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में वंशानुक्रमण के सिद्धांत को गलत और अवैज्ञानिक समझा गया है। आज अनेक आदिवासी लोग ऐसे हैं जिनकी जैविक विशेषताओं में कोई अंतर नहीं आया, परंतु चारों ओर की परिस्थितियों के बदल जाने के कारण उनमें सामाजिक संगठन और जीवन में काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत। देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत है ये जो है सबसे पहले डार्विन के द्वारा दिया गया, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, पर्यावरण का मतलब होता है चुनने से। पर्यावरण का शाब्दिक जो अर्थ है वो है चुनना। इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपने भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ढलना पड़ता है, उससे अपना अनुकूलन करना पड़ता है। जो प्राणी इससे अनुकूलन करने में सफल हो जाते हैं वे जीवित बच जाते हैं, और जो अनुकूलन करने में असफल रहते हैं प्रकृति उनका वरण कर लेती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी आधार पर इसका नाम प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत पड़ा है। देखिए, प्रकृति कुछ नियमों के अंतर्गत कुछ प्राणियों का चुनाव कर लेती है और शेष को छोड़ देती है। जिनका चुनाव कर लिया गया है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और शेष प्राणी जो है वो जीवित बचे रह जाते हैं। प्रकृति उन प्राणियों का चुनाव करती है जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते। प्रकृति ने इस पर्यावरण का आधार कुछ निश्चित नियम के आधार पर किया है। जो प्राणी इन नियमों में समायोजन नहीं कर पाते, प्रकृति द्वारा उनका वरण कर लिया जाता है और वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे यदि कोई भी समाज है और उस समाज में प्रचलित जो भी मान्यताएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यक्ति उस समाज में विघटित हुई परिस्थितियों में जीना सीख लेते हैं वो ही जीवित बचते हैं, और अन्य व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यदि शारीरिक लक्षणों के आधार पर ये बात हम करते हैं तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, स्ट्रोंग है, बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर क्षमता है, तो वो जीवित रहेगा, और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी जीव प्राकृतिक पर्यावरण में समायोजन नहीं कर पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत है ये केवल भौतिक पर्यावरण से अनुकूलन न करने की स्थिति में ही लागू नहीं होता, बल्कि उन प्राणियों पर भी लागू होता है जो सीमित साधनों की उपलब्धता के कारण अपनी जीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। ऐसे प्राणियों का
निरसन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रवण के सिद्धांत तथा अस्तित्व के संघर्ष में योग्यतम प्राणी का अतिजीवन के बीच घनिष्ठ संबंध है और यह संबंध निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। अस्तित्व से संघर्ष करने के लिए 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? प्राणियों का भौतिक पर्यावरण से संघर्ष। दूसरा, प्राणियों का अन्य प्राणियों से संघर्ष। और तीसरा, समस्त प्राणियों का आपसी संघर्ष। देखिए, सबसे पहले प्राणियों को अपने भौतिक पर्यावरण से संघर्ष करना पड़ता है। इसमें सर्दी, गर्मी, मौसम संबंधी प्रभाव आते हैं। जो भी प्राणी इन प्रभावों से संघर्ष में सफल हो जाते हैं वे जीवित रह जाते हैं और बाकी का विनाश हो जाता है। दूसरा है, मनुष्यों का अन्य प्राणियों से संघर्ष होता है। मनुष्य के शरीर में कई अन्य प्राणी रोग के कीटाणुओं के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जो मनुष्य सबल है, सक्षम है, स्ट्रॉन्ग है, उनसे ये प्राणी हार जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं और बच जाते हैं। तीसरी स्थिति में क्या है कि समान प्राणियों का एक दूसरे के साथ होने वाला संघर्ष है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी संघर्ष करते हैं। जो शक्तिशाली होता है वे बच जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो अस्तित्व के लिए संघर्ष में हार जाते हैं, प्राकृतिक प्रवण के सिद्धांत के अनुसार उनका एलिमिनेशन हो जाता है, निरसन हो जाता है और जीतने वाले का विलयन हो जाता है। वे जीवित बचे रह जाते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रिया है वो मृत्यु दर के माध्यम से ही प्राणियों को प्रभावित करती है। जन्म दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राकृतिक प्रवण की प्रक्रिया मृत्यु दर के माध्यम से उन प्राणियों का निःसरण कर देती है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए पिछड़ जाते हैं, असफल रहते हैं। केवल श्रेष्ठ और योग्यतम प्राणी ही जीवित रहने के लिए बच जाते हैं। प्राकृतिक प्रवण की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक पीढ़ी के योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति अगली पीढ़ी के लिए शेष बच जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रवण की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का कारण बनते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति बचे हैं वे योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं। वे अपनी योग्यता और क्षमता के कारण नए नए आविष्कार करते हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है सावयवी उद्विकास का सिद्धांत। सावयवी उद्विकास के सिद्धांत के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले इसे डार्विन ने बताया और डार्विन ने इसे एक बीज के माध्यम से बताया और मनुष्य के माध्यम से बताया। और इसी सिद्धांत को समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के लिए प्रस्तुत किया, समाज के एस्पेक्ट में से देखा। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी स्पेंसर कहता है कि प्रकृति में सभी जीव अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। एक जीव को अन्य जीव से और प्रकृति से भी अपनी रक्षा करनी होती है। इसके लिए अनेक जीवों को अपना भौगोलिक पर्यावरण से अनुकूलन करना पड़ता है। जो उस पर्यावरण से अनुकूल नहीं कर पाता वो नष्ट हो जाता है और जो सर्वाइव कर लेता है वो बचा रहता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय सिद्धांत की। देखिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाने में जो जनसंख्यात्मक दशाएं हैं उनकी विशेष भूमिका रहती है। देश की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास प्रवास, लिंग अनुपात,
बालक, युवा, वृद्धों की संख्या, इन सब का सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो जननांगीय सिद्धांतों में सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या सिद्धांत की। देखिए, जो जनसंख्या सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया, और माल्थस बताता है कि किस प्रकार से एक जनसंख्या सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वो जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि, इन दोनों के मध्य संबंध की स्थापना करता है, व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि खाद्य पूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक तेजी से वृद्धि होती है, और यदि इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक होंगे। तो जो माल्थस के सिद्धांत है उसकी कुछ मान्यताएं हैं। वो क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहले है, देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम भावना है वो स्वाभाविक है। इस प्रकार पुरुष की प्रजनन शक्ति और संतान उत्पन्न करने की इच्छा यथास्थिर रहती है। यह शिक्षा और सभ्यता की प्रगति से भी अप्रभावित है। दूसरा है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अनिवार्य है और कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तीसरा है, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के साथ साथ मनुष्य में संतान उत्पादन की इच्छा भी तीव्र रहती है तथा जीवन स्तर में कमी होने पर वह घट जाती है। ये 3 मान्यताएं हैं माल्थस के सिद्धांत की। अब बात करते हैं हम कि माल्थस के सिद्धांत के अंतर्गत किन किन शीर्षकों को रखा जा सकता है। उनमें सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए, माल्थस का विचार ये है कि यदि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो जो खाद्य आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी, और उनका मानना ये है कि जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है, गुणोत्तर वृद्धि होती है, अर्थात ये दुगने में बढ़ती है। जैसे 1 दूने 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इस प्रकार से ये गुणोत्तर वृद्धि इसमें होती है। और माल्थस का कहना है कि हर 25 साल में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। इसके बाद है खाद्य पूर्ति वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ माल्थस ने खाद्य पूर्ति की वृद्धि पर भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि खाद्य पूर्ति जो है वो जनसंख्या वृद्धि से अपेक्षाकृत नीची दर से बढ़ती है। खाद्य पूर्ति में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय श्रेणी में होती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो माल्थस ने कहा कि गुणोत्तर वृद्धि होने के कारण हर 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है और ये 200 वर्षों के बाद 256 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार खाद्य पूर्ति की जो दर है वो भी 200 वर्षों के बाद 9 हो जाएगी। तो देखिए कितना अंतर हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़कर 200 वर्षों के बाद 256 होगी और जो खाद्य पूर्ति है वो 200 वर्षों के बाद 1 से बढ़कर 9 होगी। तो कितना अंतर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद माल्थस चर्चा करता है जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की। देखिए, खाद्यान्न की अपेक्षा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप असंतुलन की स्थिति पैदा हो जानी है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। इस अति जनसंख्या की स्थिति को पुनः संतुलन में लाने के लिए प्रकृति जो है स्वयं क्रियाशील हो जाती है और
विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कार्यशील हो जाती हैं, जैसे भूखमरी, अकाल, युद्ध, बीमारी, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकृति स्वयं खाद्य सामग्री के अनुरूप ही जनसंख्या का संतुलन भी बनाए रखती है। इसको प्राकृतिक अवरोध कहा गया है। इसी का एक उदाहरण आप लेटेस्ट बिल्कुल ले सकते हैं, जो आजकल बीमारी चल रही है कोरोना। ये एक प्राकृतिक आपदा है। वैसे तो ये मानव जनित है, लेकिन एक तरह से ये प्राकृतिक आपदा ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि अब तक इसका कोई भी इलाज हमें नहीं मिल पाया है। तो प्रकृति खाद्य सामग्री और जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी रूप में क्रियाशील होती है। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे आहार सिद्धांत के बारे में। आहार सिद्धांत जो है वो डबल डे ने दिया है, और आहार सिद्धांत के साथ ही हम चर्चा करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में, जो कि डाल्टन और रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है।